प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो 8th क्लास का जो मैथ्स के चैप्टर है हमारा सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज जो है 2.1। आज मैं उसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मैं इजी मेथड से और एक लॉजिकल रीजनिंग देके और उसको अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में उसको ठीक से कर सकें। ठीक है, तो चलिए बेटा, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारी की सारी जो पूरी एक्सरसाइज है मैं आपको पहले बता दूं, वो वर्ड्स प्रॉब्लम है, यानी एप्लीकेशन है जो अब तक हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो बना रखी हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे किस तरीके से जो एप्लीकेशन से यानी प्रैक्टिकल या वर्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। इवन मैंने टाइप वाइज भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी है चैनल पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? कह रहा है कि अगर आप किसी नंबर के अंदर 1/2 सब्ट्रैक्ट करें उस नंबर में से, और जो रिजल्ट आता है 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आप उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दें, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो 1/8 मिलता है। तो कह रहा है कि वो नंबर कौन सा है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन कराते हैं इसका। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, तो आपको पता है अननोन्स को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं बेटा, अननोन जो होते हैं हमारे उनको हम वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम उस अननोन नंबर को एक्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि अगर आप नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें, चलो भाई नंबर ए रहा और उसमें से हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये नई चीज़ बनी है, तो ये नया रिजल्ट बना है। तो इस रिजल्ट में अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो चलो भाई 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ये प्रोडक्ट बना ये किसके बराबर मिल रहा है हमारे को, यहाँ कह रहा है यू गेट 1/8। तो हमें क्या मिलता है 1/8। क्लियर है यहाँ तक। तो नाउ बेटा अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा, -1 की 1 से करेंगे और इससे करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/8 एज इट इज़। अब देखो बेटा वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड में रखते हैं और कांस्टेंट को अदर साइड में। तो ट्रांसपोजिंग वी गेट, देखो x/2 बेटा ऐसे ही रहा, वहाँ हो जाएगा 1/8, और ये 1/4 यहाँ माइनस का, उधर जाके ये हो जाएगा बेटा प्लस का। अब देखो 8 एलसीएम ले लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो जो x/2 है वो आ जाएगा बेटा, यहाँ हमने 8 एलसीएम लिया, तो देखो 8 को 8 1 टाइम डिवाइड करेगा तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 2 टाइम डिवाइड करेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये आ जाएगा बेटा x/2 = 3/8 हो जाएगा, और x की वैल्यू जाएगी 3/8, तो ऐसे रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 2 इससे कट हो जाएगा, तो ये आएगा 4 टाइम, तो x की वैल्यू जाएगी 3/4। ठीक है बेटा, तो यही हमारा नंबर है। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3/4, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सिंपल था वर्ड प्रॉब्लम में, आप इसको ठीक से कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूँ। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका जो पैरामीटर है यानी जो आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है वो है 154 मीटर की है। आगे क्या कहता है बेटा, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है जो इसकी लेंथ है ना वो कितने के इक्वल है, जो ब्रेथ है ब्रेथ का 2 टाइम्स करे और उससे भी 2 ज़्यादा के बराबर है। तो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। तो जो पूल है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो चलिए बेटा देखिए सॉल्यूशन देखिए बेटा, तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट द ब्रेथ को लेट कर लेते हैं पहले, सबसे पहले ब्रेथ ऑफ पूल
इक्वल टू एक्स मीटर में। बेटा यहाँ ब्रैकेट का मतलब मैंने मीटर में। देन लेंथ कितनी होगी बेटा, लेंथ ऑफ द पूल कितनी हो जाएगी बेटा। अगर हम लेंथ की बात करें, देखो वो ब्रेथ का क्या है, जितनी ब्रेथ है लेंथ क्या है उससे ट्वाइस से भी 2 ज़्यादा है। मतलब कि जो लेंथ क्या होगी, ये ब्रेथ है उससे ट्वाइस से भी 2 ज़्यादा, और ये भी किस में बेटा, हमारी मीटर में। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं बेटा, हम लेंथ को डिनोट करते हैं, मान लो हमने लेंथ को L से डिनोट करा और ब्रेथ को B से, जो भी वैल्यू है इसकी। अब आप बताओ कि जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का या पूल का, पैरामीटर किस तरीके से होता है, कोई भी रेक्टेंगुलर फिगर का पैरामीटर ऑफ पूल इन्होंने जो दिया है, मान लो मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, वो दिया है 154 मीटर। ठीक है बेटा, बट हमारी तरफ से जो पैरामीटर होता है, हम जो चीज़ दी जाती है ना बेटा, उसी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। मेन क्वांटिटीज़ जैसे एरिया दिया है या पैरामीटर दिया है, अगर मेंसुरेशन है, ज्योमेट्रिक फिगर की बात करें, तो जो वैल्यू उन्होंने दे रखी होती है जिसकी, उसी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अपनी तरफ से भी। तो 2 ब्रैकेट में होता है लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब देखो पैरामीटर की जो वैल्यू दी है उन्होंने दी है 154 दी है, 2 एज इट इज़, अभी मैंने यूनिट यूज़ नहीं करा। और जो लेंथ है वो है 2x + 2 और प्लस जो ब्रेथ है वो है सिर्फ x। ठीक है बेटा, अब आप देखो 154 एज इट इज़, ये 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये 2x + x कितना हो जाएगा बेटा, 3x + 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बाकी पोर्शन को हम यहाँ यूज़ करते हैं। चलो बेटा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 154 को, ये आ जाएगा 7 टाइम जाएगा, और फिर 7 टाइम ही जा रहा है बेटा। ठीक है, और यहाँ बचेगा हमारा 3x + 2। तो 2 को इधर ट्रांसपोज करते हैं बेटा, तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा बेटा 75 = 3x। तो यहाँ बचा 75 को अगर हमें 3 से डिवाइड करना है तो 3 2 जाएगा और 3 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो लेंथ है, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा 25 हो गया है हमारा। तो जो लेंथ है, लेंथ क्या आती है बेटा, L = है 2x + कितना है हमारा 2 है, यानी 2 × 25 + 2, ये हो जाएगा हमारा बेटा 50 + 2, यानी हो जाएगा 52 मीटर। और जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी बेटा, ब्रेथ B, जो डायरेक्टली x के इक्वल है, यानी जो है हमारी 25 मीटर। तो जो डायमेंशन है, यानी जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसकी डायमेंशन क्या आ रही है बेटा, लेंथ आ रही है 52 मीटर आ रही है, जबकि जो ब्रेथ है वो 25 मीटर आ रही है। तो यही आपके रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल तरीके से मैंने फॉर्मूला को अप्लाई करा है। कंसिडरेशन आपको ध्यान करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन मैंने कैसे यूज़ करके बनाई है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला, ये कंडीशन दी है कि जो लेंथ है वो स्विमिंग पूल की जो ब्रेथ है, यानी जो चौड़ाई है, उससे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे और +2 ऐड कर दे, तब उसके इक्वल आती है। तो हमने लेंथ को ऐसे लिखा है। ठीक है, और ब्रेथ क्या है हमारी, x कंसिडर करा है उसे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता था बेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। कह रहे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका जो बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी उसकी जो लेंथ है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4 और 2/15 सेंटीमीटर। उसका जो पैरामीटर है वो भी हमारे को गिवन है बेटा। कह रहे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो कह रहे जो बची हुई जो बराबर भुजाएं हैं इस समद्विबाहु त्रिभुज की, वो उनकी लंबाई कितनी है। आपको समझ में आया। देखो बेटा, आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइडों का जो मेजर होता है, मान लो x है, A B C मान लेते हैं, और ये जो तीसरी साइड है यानी जो बेस है वो इन्होंने दिया है 4/3 सेंटीमीटर। तो जो हमने आइदर इक्वल साइड है उनको हमने x कंसिडर कर लिया। हालांकि यहाँ हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है फिगर को, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ करा है इस ट्रायंगल का। तो देखो बेटा, लेट
द लेंथ ऑफ इक्वल साइड हमने जो इक्वल साइड है उसकी लेंथ को क्या मान लिया बेटा, हमने x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। अब गिवन बेस क्या है बेटा, गिवन बेस यानी जो एक साइड है वो भी इक्वल टू दिया है 4/3 सेंटीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा, पेरीमीटर को मैं p से डिनोट करता हूँ, जो ये दिया है बेटा, इन्होंने दिया है पैरामीटर 4 और ये 2/15 सेंटीमीटर, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। तो हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15 4 60 + 2, ये हो जाएगा 62/15 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला बेटा जो मेन क्वांटिटी अगर ये अपनी तरफ से दे दे उसी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, इन्होंने इस पूरी फिगर का पैरामीटर दिया है। आपको पता है पैरामीटर का मतलब होता है जो आउटर बाउंड्रीज होती हैं उसकी लेंथ के सम को कहते हैं। तो चलिए, बट पैरामीटर हमारी तरफ से क्या होगा बेटा, x + 4/3 होगा। तो पैरामीटर की जो वैल्यू है वो 62/15 इक्वल टू, ये x और x भैया है तो ये 2x हो जाएंगे और ये 4/3 रहा। बाकी बचा हुआ काम यहाँ करते हैं बेटा। तो ये 62/15 ट्रांसपोज कर देते हैं नंबर वाले टर्म को एक तरफ और वेरिएबल वाली को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4/3 और इक्वल टू 2x। चलो 2x को हम इस साइड में भी लिख सकते हैं, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा बेटा 15, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा 3 भी डिविजिबल होता मतलब जो 3 है उससे भी डिविजिबल होता है हमारा 15, तो 15 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे ये तो 1 टाइम डिवाइड करेगा तो 62 आएगा, लेकिन 3 कितने टाइम, 5 टाइम, और 5 की करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास में, ये बचेगा हमारे पास में 42/15, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 42, जो मल्टीप्लाई में होता है सामने जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगी 2 से कट करेंगे इसे 2 और ये 1 और ये 1, तो आएगा 21/15, ठीक है। बाकी पोर्शन और हम यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो यानी जो x है वो 21/15 आया है। इसको हम और कट कर सकते हैं बेटा 3 से, 3 7 और 3 5, तो ये हो गई हमारी आइदर साइड की जो इक्वल साइड हैं उनकी लेंथ हो गई 7/5 सेंटीमीटर। अगर हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं बेटा। इसको देखो, तो ये 7 5 को डिवाइड देना है हमें, मतलब 7 से 7 को, ठीक है। तो ये हो गया 5 1 हो जाएगा, 5 बचेगा हमारा 2। अब इससे डिविजिबल नहीं है तो हम लिख सकते हैं बेटा इसे x इक्वल टू हो जाएगा 1 और ये 2/5 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख सकते हैं। हैंस लेंथ ऑफ आइदर इक्वल साइड्स इज कितनी है बेटा 1 और ये 2/5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, कहता है वो सम ऑफ 2 नंबर इज 95। कह रहे दो संख्याओं का जो योग है वो 95 है, यानी दो संख्याओं का जो जोड़ है वो 95 के इक्वल है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। कह रहा है इनमें से यदि एक दूसरी से 15 अधिक हो तो हमें दोनों संख्याओं को बताना है। तो चलिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने नंबर वाली टाइप में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं आपको पहले ही। तो देखो बेटा, लेट द फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर बी, मान लो पहला नंबर क्या है x है, तो अदर नंबर क्या होगा बेटा, इसे अदर नंबर यानी जो दूसरा नंबर है उससे 15 ज़्यादा है, यानी वो होगा x में 15 और ऐड कर दो तो दूसरा नंबर ये होगा। गिवन सम क्या है बेटा, गिवन सम क्या है, इन्होंने 95 दिया है। सो हम लिख सकते हैं दोनों नंबरों का जो सम है, पहला नंबर क्या है x
और दूसरा है x प्लस 15 और इन दोनों की जो वैल्यू है वो 95 के इक्वल है। अब देखो बेटा x प्लस ब्रैकेट के आगे प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल ब्रैकेट ओपन कर देंगे इजी तरीके से, ठीक है। अब देखो ये दोनों भैया हैं तो इनको ऐड कर देंगे और 15 यहाँ पे उसको ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाके वो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो प्लस का था। अब देखो 2x इक्वल टू 95 में से अगर हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 80 यानी 80 आ जाएगा बेटा। अब बाकी की बातचीत यहाँ करते हैं हम। तो जो 2x है वो आ गया हमारा, ऐसे लिखते हैं। अब लिखते हैं x इक्वल टू 80/2 लिख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारा बेटा x की वैल्यू। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गए बेटा, रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए हमारे, वो है हमारा सबसे पहला था x जिसकी वैल्यू आई है 40 और दूसरा था x प्लस 15 यानी हो जाएगा 40 प्लस 15 यानी वो हो जाएगा 55। दैट इज़ नंबर क्या आ गए 40 एंड 55। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, नंबर प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड था। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। कह रहे दो संख्या क्या है वो 5:3 में है, ठीक है। तो इफ़ दे डिफ़र बाय 18, अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है तो व्हाट आर द नंबर्स, तो वही संख्या क्या है। तो चलिए बेटा, आपको पता है बेटा जब भी हम रेशियो में हमें कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड करी जाती है तो मैंने आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि हमेशा उसके मल्टीपल में यानी कोई ना कोई फैक्टर होता है जो कॉमन होता है उन दोनों में, जिसको हमने सिंप्लीफाई में या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम में हटा दिया। तो उस फैक्टर को, कॉमन फैक्टर को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, x कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे द नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा, द नंबर्स आर क्या हो जाएंगे बेटा, पहला था हमारा 5x, बस x से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3x। क्लियर है बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इनका जो डिफरेंस है, गिवन जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 18 दिया है। अब आप बताओ बेटा डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। कभी भी अगर हमारे को डिफरेंस फाइंड करना होता है तो आपको पता है कि जो बड़ा नंबर होता है यानी जो ग्रेटेस्ट नंबर या मान लो जो लार्जर नंबर होता है उसमें से स्मॉलर यानी जो छोटा नंबर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो 5x बड़ा है या 3x, ऑब्वियसली 5x बड़ा नंबर है तो जो इनका डिफरेंस है यानी ये हो गया 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 दिया है। तो अगर यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 18 और जो x की वैल्यू आएगी 18 डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा 9। अगर हम डिवाइड करेंगे 2 1 से और 2 9 से। अब ये तो हमारे पास में x की वैल्यू आई है यानी वो कॉमन फैक्टर आया है जो इन दोनों नंबरों में था, एग्जिस्ट करता था। तो लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारे वो हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स हैं हमारे वो है हमारे 5x है तो यानी 5 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 45। दूसरा है हमारा 3x यानी 3 इंटू 9 यानी 27। हैंस नंबर्स क्या आ गए बेटा, हमारे नंबर्स आ गए हमारे 45 एंड 27। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोटबुक में नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा आपका एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, देखते हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर। कह रहा है कि जो लगातार 3 हमारे पूर्णांक हैं उनका जो जोड़ है वो 51 है यानी 51 है। तो हमें इन पूर्णांकों को याद करना है। आपको मैं बता दूं बेटा, कभी भी हमें पूर्णांक या किसी भी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हमें कंसीडर करना होता है यानी हमें मानना होता है कि भाई किस तरीके से उनको कंसीडर करें। तो अगर हम एक को x कंसीडर कर लेते तो आपको पता है कि दूसरा उससे एक ज़्यादा होगा तो दूसरा होगा हमारा x+1 होगा और जो तीसरा नंबर होगा वो x+ क्या होगा 2 होगा, उससे 2 ज़्यादा होगा पहले वाले से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें कंसीडर करना है। तो देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट
द इंटीजर्स आर हमारे कौन से बेटा, x और दूसरा एक ज़्यादा होगा x+1 और तीसरा जो होगा उससे पहले वाले से 2 ज़्यादा होगा। अच्छा, इनका जो सम दिया है, सम मतलब इनको ऐड करें तो वो 51 आएगा। इसका मतलब ये होगा बेटा x + x+1 + x+2 = 51। देखो ये और ये और ये हमारे भैया हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे 3x + 1 और 2, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 51 ऐसे ही रखा बेटा। यहाँ 3x एज इट इज़, देखो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं वहाँ पे जाके, यहाँ तो प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये 3x जैसा था वैसे ही नोट कर दिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करा बेटा मैं, तो हमारे पास 48 आ गया। आपको पता है बेटा कि जो भी चीज़ हमारा मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल के, तो सामने जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। अगर हम इसको डिवाइड करें 3 से तो 3 1 और 3 कितना जाएगा हमारा 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी हमारे पास में x की वैल्यू आई है। तो जो रिक्वायर्ड इंटीजर है, रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं, पहला क्या था बेटा x था जो आया हमारा 16, दूसरा क्या था x+1 था, वो हो जाएगा बेटा हमारा 16 + 1 यानी 17, और दूसरा था x+2 था यानी 16 + 2 और ये हो जाएगा 18। तो ये हो गए, डैट इज इंटीजर्स कौन कौन से हो गए हमारे, 16, 17 एंड 18 यानी 18, यानी 16, 17 एंड 18। तो ये हमारे रिक्वायर्ड कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है, यानी जो लगातार पूर्णांक है जिनका जोड़ हमें कितना दिया था 51, वो ये हैं 16, 17 और 18। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा 51। ठीक है, चलिए नोट कीजिए बेटा। आपकी एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 888। कह रहे हैं कि 8 के लगातार 3 जो गुणज हैं वो 800 अगर जोड़ते हैं तो उनको 888 आता है जोड़। ठीक है, कह रहे थे फाइंड मल्टीपल्स, तो हमें उन मल्टीपल यानी उन गुणज है जो उनकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। तो आपको पता है बेटा मल्टीपल को कैसे कंसीडर करा जाता है, मैंने अभी इंटीजर्स के बारे में तो आपको बताया, मल्टीपल्स को भी सेम ऐसी पैटर्न में कंसीडर करते हैं। लेकिन आपको पता है कि कोई भी मल्टीपल होता है उसका अगला मल्टीपल उससे उतना ही ज़्यादा होता है जिसका मल्टीपल है। जैसे अगर हम 5 की मल्टीपल की बात करें तो पहला मल्टीपल 5 है 5 का, और दूसरा क्या है 10, तो उससे 5 ज़्यादा है ना, और तीसरा क्या है उस अगला 15 यानी उससे 10 ज़्यादा है। तो बस ऐसी जितना ज़्यादा है उससे अगले में उतना ऐड करते चले जाते हैं मल्टीपल को। ठीक है, तो देखो लेट 3 consecutive multiples of 8 are, पहला कंसिडर करते हैं x, दूसरा उससे 8 ज़्यादा होगा, और जो तीसरा होगा उससे 8 और ज़्यादा, यानी इससे भी 8 ज़्यादा, यानी वो जाएगा पहले वाले से 16 अधिक हो जाएगा। ठीक है, नाउ गिवन है जो सम है, गिवन जो सम है वो दिया है हमें 888 दिया है। दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ x + x + 8 + x + 16 यानी जो 16 है वो 888 के इक्वल है। अब देखो बेटा x x x ये हो गए हमारे 3x, और 8 + 16 कितने हो जाएगा बेटा हमारे, ये हो गए हमारे 24, और ये उधर हो गया 888। अब क्या करेंगे बेटा, वेरिएबल वाली टर्म को यहीं रखते हैं और जो कांस्टेंट है उसको ट्रांसपोज के रूल के अकॉर्डिंग उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ तो 3x ही रहा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये हमारा 8 का ऐसी रहा। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी 864, डिवाइड में चला जाएगा 3, तो डिवाइड करते तो 3 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, और फिर कितना बचेगा बेटा हमारा 2 बचेगा, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। तो 3 8 यानी 8 टाइम जाएगा, और फिर कितना बचेगा, फिर बचेगा 2, और फिर ये फिर 8 टाइम जाएगा।
तो ये आ गया हमारा जो मल्टीपल का पहला पार्ट आ गया, वो x इक्वल टू 288 आया है। यानी मल्टीपल्स क्या आ गए बेटा हमारे, मल्टीपल्स आगे पहला x था वो आया 288 आया है। दूसरा क्या था x प्लस 8 यानी 288 में 8 और ऐड कर देंगे तो ये 6 हो गया, ठीक है। और फिर ये 8 और 1 9 और ये 2। और फिर जो तीसरा है वो हमारा कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 16 यानी 288 में 16 ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया। और 8 और 1 9 और 1 10 का 0 और ये 2 और 1 3। डेट इज हैंस लिख सकते हैं बेटा हम रिक्वायर्ड मल्टीपल्स ऑफ 8 आर कौन कौन से बेटा 288, 296, 304। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोटबुक में नोट करो। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां क्वेश्चन। क्या कहता है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74। कह रहा है कि अगर 3 लगातार पूर्णांकों को अगर हम बढ़ते क्रम में लेकर उनकी हम लगभग क्रम से मतलब 2 और 3 और 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कोई भी क्रम से कोई हमने 3 पूर्णांक लिए यानी इंटीजर्स ली और उनकी किससे 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करी इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हुए, तो और उनका जो सम है यानी जो योग है वो निकल के कितना आता है 74। तो हमें उन इंटीजर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा, तो इंटीजर्स का कंसिडरेशन आपको पता पहले, ये देखो बेटा लेट द इंटीजर्स आर, पहला हो गया हमारा x, दूसरा एक ज़्यादा होगा उससे x प्लस 1 और उससे फिर ठीक है। अब क्या कह रहा है अगर हम इनमें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन करने पर ये क्या बन जाएंगे बेटा, पहला बन जाएगा हमें इस पहले वाले को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करनी है और इसको करनी है हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है और इसको करनी है बेटा 4 से। और अगर हमने अब इनको ऐड करा और मल्टीप्लिकेशन ले देता हूँ, अगर हमने इनको ऐड करते हैं तो जो सम है वो कितना दिया है बेटा इन्होंने 74 है, ठीक है बेटा। दैट इज़ यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम 2x प्लस 3 और x प्लस 1 प्लस 4 ऐसी, तो x प्लस 2 और इनका जोड़ 74 है, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं, यहाँ तक देखो। अभी इसका बाकी पार्ट यहाँ करते हैं। तो ये तो हमारा 2x रहा, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करना है तो 3x और प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 प्लस बेटा ये हो जाएगा 4x प्लस 8, मल्टीप्लाई करने में तो 4x प्लस 8 और उधर हमारा 74 ही रहा। अब देखो इनको और इनको ऐड करेंगे तो 2 और 3 हमारा 5 और 4 कितने हो गए बेटा 9 हो गए, ठीक है। तो ये 9x हो गया प्लस 3 और 8 ये हो गए हमारे 11 हो गए और उधर हो जाएंगे हमारा 74 है। तो ट्रांसपोज कर देंगे, वेरिएबल वाली टर्म को यहीं रखते हैं, बाकी को ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 7 में से तो ये 6, तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड में चला जाएगा 9, तो ये आ गया हमारा 9 सत्ते यानी 7 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इंटीजर्स क्या हो गए बेटा, इंटीजर्स थे हमारे, पहला इंटीजर्स जो था हमारा वो था हमारा x यानी x हो गया 7 और दूसरा क्या था x प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 यानी 8 और तीसरा क्या था x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 यानी 9। दैट इज रिक्वायर्ड इंटीजर हो गए 7, 8, 9, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोटबुक में नोट कीजिए। चलिए
अगला क्वेश्चन है बेटा आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपको पता है मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी उसके अंदर टाइप वाइज क्वेश्चन कराए थे। तो एज वाली जो टाइप थी, यानी एज ऑफ पर्सनस की जो टाइप थी, ये उसी के ऊपर है। आपको मैंने सब बता रखा था कि अगर हम फ्यूचर की बात करें या हम आफ्टर की बात करें तो एज हमारी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है परसेंटेज से, और अगर हम पास्ट में जाएं, ठीक है, और तो उस केस में क्या होता है, एज हमारी घट जाती है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से है, और ये रेशो में भी दिया है। मज़ेदार बात ये भी है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, द एज ऑफ राहुल एंड द हारून आर इन द रेशो 5:7। कह रहे राहुल और हारून की जो एज है उनका जो रेशो है वो 5:7 है। रेशो वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया बेटा, मल्टीप्लाई में लेते जरूर है फैक्टर। तो कह रहा है आगे क्या कहता है, 4 years लेटर द सम ऑफ द एजेस विल बी 56 ईयर। कह रहे 4 साल बाद की बात करें तो दोनों की एज का जो योग है वो, यानी जो जोड़ है, सम है, वो 56 हो जाता है। तो व्हाट आर देयर परसेंटेज। तो चलिए बेटा उनकी परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्यूशन, तो लेट द परसेंटेज ऑफ, पहला था हमारा राहुल, तो राहुल की परसेंटेज मान लेते हैं हमारी, रेशो में दिया है तो 5x ईयर्स होगी, और जो हारून है, हारून्स एज जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 7x, वो भी ईयर्स में, ठीक है। अब कह रहा है 4 years लेटर, तो 4 ईयर लेटर, तो आज से 4 साल बाद की बात करें उनकी परसेंटेज में, तो जो सबसे पहले राहुल से एज कितनी हो जाएगी बेटा, राहुल्स जो एज है वो हो जाएगी 5x + 4 और ऐड हो जाएगा, और ये सब कुछ ईयर्स में ही है बेटा। और हारून्स एज हो जाएगी बेटा, हारून्स एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7x + 4, और वो भी ईयर्स में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गया है कि इन जो 4 साल बाद की जो इनकी एज है, उनका दोनों का एज का जो सम है, यानी जोड़ है, योग है, वो 56 है। तो गिवन है, इन्होंने दिया है बेटा, अगर हम बात करें इन दोनों की एज, यानी 5x + 4 + 7x + 4 = 56 गिवन है। तो देखो बेटा ये और ये भैया है, तो 7 और 5 हमारे हो गए 12x + 4 और 4 ये हो गया 8, और उधर हो गया 56। तो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 56 में से उधर जाके 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12x = ये हो जाएगा 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48। बाकी पार्ट को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं बेटा, तो जो मल्टीप्लाई में वो सामने जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 48/12, यानी हो जाएगा 12 चौक 48। यानी अभी हमारे पास में कॉमन फैक्टर जो था इनका मल्टीप्लाई में वो एक हमारा x = 4 आ गया। तो पहली राहुल से एज क्या हो जाएगी बेटा, राहुल्स एज जो है वो ईयर में है 5 × x, यानी 5 × 4, तो वो हो जाएगी 20, लास्ट में मैंने यूनिट लगा दिया ईयर्स। और जो हारून्स एज है, हारून्स एज कितनी हो जाएगी बेटा, वो है हमारी 7x, यानी 7 × 4, यानी 28, यानी ये आ गई बेटा 28 ईयर्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से आप इसको नोटबुक में नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा आपकी एक्सरसाइज का, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5। कह रहे एक कक्षा के अंदर जो बालक और बालिका हैं उनका जो नंबर है, उनकी संख्या का जो रेशो है वो 7:5, यानी वो 7:5 में है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या, यानी जो बालकों की संख्या है वो लड़कियों से 8 अधिक है। तो व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ, तो क्लास के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। सॉल्यूशन देखो, कभी भी रेशो में दिया है, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया कि मल्टीप्लाई में x कर लो, कोई x क्या k, कुछ भी जो आपकी मर्जी है। तो देखो बेटा, लेट द नंबर ऑफ
बॉयज़ इक्वल टू 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी बेटा, द नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास के अंदर जो होगी वो होगी 5x। ठीक है, गिवन है, ये तो सिंपल ही हो जाएगा बेटा। फिर गिवन है जो बॉयज़ हैं वो क्या है, जो गर्ल्स की जो नंबर है उससे 8 ज़्यादा है, यानी बॉयज़ कितने बेटा क्लास के अंदर 7x और वो गर्ल्स कितनी है 5x + 8। इस वेरिएबल को एक तरफ लेके आएंगे वेरिएबल रिलेटेड टर्म को, तो यहाँ आ जाएगा बेटा, ये बचेगा हमारा 2x और ये 8, तो x की वैल्यू 8/2 यानी x आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है बेटा, टोटल स्ट्रेंथ यानी जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ हैं, यानी वो है हमारे 7x + 5x, यानी वो हो गए 7 और 5 हमारे 12x, और x की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी है 4, तो ये हो गए हमारे 48। डैट इज़ 48 स्टूडेंट्स आर इन क्लास। तो क्लास के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं बेटा 48 है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बड़ा सिंपल था, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपकी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्ज़ाम में आ रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन है जो आपको समझना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन कहता है बेटा, बाईचुंग्स फादर्स इज़ 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। कह रहे हैं बाईचुंग के जो पिताजी हैं बाईचुंग से तो कितने साल बड़े हैं बेटा, वो 29 साल बड़े हैं, लेकिन बाईचुंग के दादाजी से बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो 26 साल छोटे हैं। और क्या कहता है आगे, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स। कह रहे तीनों की अगर एज को अगर हम जोड़ें तो वो 135 वर्ष बनता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो इनकी प्रत्येक की अलग अलग आयु कितनी है, यानी हमें बाईचुंग के पिताजी की, बाईचुंग की और बाईचुंग के दादा की एज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलो बेटा कैसे कंसीडर करते हैं और किसको सबसे पहले कंसीडर करते हैं, मतलब किसको हम एक्स मानते हैं पहले। तो देखो हम बाईचुंग को बेस बना लेते हैं यहाँ, क्योंकि देखो बाईचुंग से 29 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है, उसके पिताजी, ठीक है, और उसके दादाजी क्या है, उसके पिताजी से भी 26 वर्ष ज़्यादा है, तो एक ही वेरिएबल से हमारा काम हो जाएगा। तो देखो बेटा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, तो बाईचुंग्स फादर्स एज कितनी हो जाएगी, बाईचुंग्स फादर्स जो एज है वो हो जाएगी जो बाईचुंग्स है उससे 29 वर्ष ज़्यादा। ठीक है, तो बाईचुंग्स के जो दादाजी हैं तो उनके दादाजी की एज कितनी है, देखो बेटा यहाँ पे एक ट्विस्ट है, उनके दादाजी की जो एज है यानी बाईचुंग के दादा की जो एज है वो बाईचुंग के जो पिताजी हैं उसकी एज से भी 26 मतलब क्या है साल बड़े हैं। तो इसका मतलब उसके पिताजी की एज क्या है, बाईचुंग की पिताजी की एज है x + 20, उससे भी 26 वर्ष ज़्यादा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये सब हमारा ईयर्स में है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बेटा x प्लस, अगर ये 26 होता तो ये हो जाता हमारा 52 और 3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है 55 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम इतना ईयर्स। ठीक है बेटा, नाउ सम कितना दिया है इन्होंने, तीनों की एज का जो सम है वो दिया है 135 ईयर्स। क्लियर है, तो इसका मतलब हुआ बेटा x + 29 प्लस x + 55 इक्वल टू हो जाएगा 135, ये तो ईयर में। ठीक है ना, सब कुछ ईयर में। देखो बेटा ये x और ये x, तो ये हो गया बेटा हमारा 3x प्लस, इनको ऐड करेंगे
तो 9 और 5 कितने हो गए बेटा हमारे, 14 का कितना हो जाएगा 4, और 2 और 5 7, और एक हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा 135। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 135 माइनस 84। बाकी पोर्शन को हम यहाँ पे देखते हैं करके बेटा। ठीक है, कितना बचेगा बेटा यहाँ पे से देखो 3x इक्वल टू, अब हमें वहाँ पे ले जाकर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 4 गए तो ये बचेगा आपका 1, और यहाँ पे 13 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्ट 8, तो ये बचेगा हमारा बेटा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 51/3, यानी 3 से 1 टाइम जाएगा और बचेगा कितना 2, तो 7। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 17 आ गई। तो यहाँ आप देख सकते हो बाईचुंग्स एज कितनी हो जाएगी, बाईचुंग्स एज हो जाएगी बेटा जो थी x इक्वल टू 17 ईयर्स हो जाएगी। और बाईचुंग्स फादर की एज कितनी हो जाएगी, बाईचुंग्स फादर्स एज जो कितनी है उनसे 26 साल, कितने 26 या 29 साल है, यहाँ पे 29 साल बड़े हैं उसके पिताजी। तो पिताजी की एज में क्या हो जाएगा x प्लस 29 और इजाफा, यानी 17 प्लस 29। तो इनको ऐड करेंगे बेटा, 9 और 7 ये हो गया 6, 1 और 2 3, और एक हमारा 4, यानी 46 ईयर हो जाएगा। अब बाईचुंग्स जो वो है दादाजी हैं, बाईचुंग्स ग्रैंड फादर्स एज वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो है हमारी देखो यहाँ पे x प्लस 55, यानी ये हो जाएगी x प्लस 55, यानी ये हो जाएगा 17 प्लस 55, ये हो जाएगा बेटा आपका 7 और 5 12 का 2, 1 और 5 6 और 1 7, यानी 72 ईयर्स। तो बेटा बाईचुंग्स की एज हो गई 17 साल हो गई, और बाईचुंग्स के फादर की जो एज है वो 46 ईयर आई है, और जो दादाजी की एज है बाईचुंग्स की वो आ गई 72 ईयर्स। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफ़ी लॉजिकल भी था, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा आपकी एक्सरसाइज का, वो है 12। वो कहता है बेटा 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज़ रवीज प्रेजेंट एज? कह रहा है कि आज 15 साल बाद, यानी कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 15 साल बाद रवि की जो एज है वो क्या हो जाएगी, अपनी प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगी, 4 टाइम्स के इक्वल हो जाएगी। तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ये तो बेटा सिंपल है, प्रेजेंट एज को हम एक्स कंसिडर कर देते हैं यहाँ पे पहले। तो देखो बेटा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि वो होगी x ईयर्स मान लेते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ से आफ्टर यानी 15 ईयर बाद की बात है, आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज कितनी हो जाएगी बेटा, भाई 15 साल और बढ़ जाएंगे उसकी उम्र के अंदर, तो वो हो गई ये। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिया है इन्होंने बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि जो 15 साल बाद की जो एज है ना वो रवि की प्रेजेंट एज का 4 टाइम हो जाएगी, यानी 15 साल बाद वाली जो एज है रवि की वो वर्तमान एज से कितना इक्वल हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। तो बस यहाँ से क्या करते हैं बेटा, 15 यहीं और ये 4x माइनस एक्स को उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 15 ये हो जाएगा हमारा 3x, तो 15 डिवाइड में 3 और ये हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x हो जाएगा 5। ठीक है, तो हैंस रवीज प्रेजेंट एज कितनी होगी बेटा, ये होगी x इक्वल टू 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 साल के हमारे रवि भाई साहब। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, वो कहता है कि ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज़ द नंबर। कह रहा है कि यदि एक परिमेय संख्या में अगर आप क्या करो 5/2 से यानी 5/2 से क्या करें मल्टीप्लाई करें और उसमें 2/3 को ऐड करें प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको -7/12 प्राप्त होता है, यानी वो इसके इक्वल आ जाता है। तो हमें उस रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो फटाफट। तो उस रेशनल नंबर को, उस अननोन को हम x कंसिडर कर लेते हैं। लेट द रेशनल नंबर क्या है हमारा, रेशनल नंबर भी x है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर तुम इसके अंदर 5/2 से मल्टीप्लाई करो, चलो ये रहा x और इसमें आपने 5/2 से मल्टीप्लाई भी कर दी, तो अगर इस और फिर इस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या ऐड करना है 2/3, तो लो 2/3 भी ऐड कर दिया, तो ये की सारा जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ जाता है -7/12। दोबारा देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आप किसी रेशनल नंबर में 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उसमें 2/3 ऐड करते हो, तो तुम्हारे को कितना मिलता है -7/12 मिलता है। तो मैंने क्या करा बेटा, नंबर हम जो हमारा अननोन नंबर था उसको x, उसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करा प्लस उसके अंदर 2/3 ऐड करा, तो ऐड करने के बाद में हमें रिजल्ट जो मिला -7/12 मिला। क्लियर यहाँ तक। नाउ ये तो हो गया बेटा हमारा 5x/2 और इस नंबर को वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 5x/2 और यहाँ से हमने 12 एलसीएम लिया, तो ये तो भाई एक ही बार में जाएगा, 12 को 12 से 1 टाइम डिवाइड करेगा तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से एज 3 4 टाइम और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी पोर्शन हम यहाँ करते हैं कोशिश इसको, तो ये क्या जाएगा 5x/2 एज इट इज़ रहा, तो रहा 5x/2 एज इट इज़ और इक्वल टू इन दोनों को माइनस माइनस है तो ऐड कर देंगे और साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 और नीचे आ जाएगा बेटा इसके 12। अब आपको पता है कि मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में सामने डिवाइड में और जो डिवाइड में सामने जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 तो मल्टीप्लाई में 15 के और ये 5 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में पहुँच जाएगा। अब बहुत सिंपल है बेटा इनको सॉल्व करना, ये होगा हमारा 3 टाइम और ये इससे 1 टाइम, ये होगा हमारा बेटा इससे अगर हम बात करें 6 टाइम, ये 1 टाइम, अगेन 3 1 और 3 2, माइनस का साइन है तो कट करने पे -1/2 आया है। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया बेटा, x इक्वल टू -1/2 आ गया, ठीक है बेटा। सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, वो कहता है बेटा लक्ष्मी इज़ ए कैशियर इन ए बैंक। कह रहा है कि लक्ष्मी जो है एक बैंक के अंदर कैशियर मतलब एक तरीके से खजांची है। सी हैज़ ए करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। कह रहे कि उसके पास में जो नोट हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, वो हैं 100 रुपये के, 50 के और 10 रुपये के। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। देखो यहाँ पे भी रेशियो में दिया हमें, तो जो उनकी नोटों की जो संख्या है 100, 50 और 10 की वो है 2, 3 और 5 है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ रुपीज़ इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल कैश भी इन्होंने दे रखा है, तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। तो कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक के जो नोट हैं उनकी कितनी कितनी संख्या है। तो चलिए बेटा कंसिडर करते हैं, रेशियो में तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपी, पहले कौन सा बोला बेटा 100, रुपीज़ 50 एंड
₹10 और रेशो में तो पहला कैसे मान लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई में x तो 2x 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हैं। अच्छा, अब इनसे टोटल कैश कितना बनेगा बेटा? हाँ, इन्होंने तो टोटल कैश गिवन है, लेकिन हमारी तरफ से कैसे कैश बनेगा? देखो बेटा, आपके पास में अगर 10 रुपये का एक नोट है तो उसकी वैल्यू 10 रुपये। अगर 2 नोट हुए तो मल्टीप्लाई करेंगे उसकी 2 से तो 20 रुपये बन जाएगी। 3 नोट है तो 30 रुपये हो जाएगी। तो ऐसी हर एक नोट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है वो कितने का नोट है और फिर उसके नंबर से। तो यहाँ देखो, टोटल जो कैश बनेगा, टोटल कैश जो बनेगा वो बनेगा, उसके पास में बनेगा 100 रुपये के कितने नोट हैं? 2x, यानी 2x इंटू 100 प्लस दूसरे क्या है बेटा 50 रुपये के नोट, वो कितने हैं? 3x, तो 3x इंटू 50 मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई उससे। जैसे 10 रुपये की अगर हमारे को 3 नोटों की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी बेटा? 3 नोटों की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 3x और कितने हमारे 50 के नोट की वैल्यू निकालनी है तो वो 3x है गिनती में, तो उससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट की बात करें 5x, यानी ये रहा, और वो कितने का नोट है? 10 का। तो ये बन जाएगी बेटा आपकी कैश की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा 200x प्लस ये हो जाएगा 3 पंजे 15, यानी 150x प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 5 से नहीं 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50x हो जाएगा। तो देखो 150 यानी 150 प्लस 50 ये हो गया हमारा 200, और 200 ये हो जाएगा हमारे इतने, यानी 200x प्लस 200x, तो ये आ जाएंगे बेटा हमारे 400x। ये रहेंगे इन रुपीज़। ठीक है बेटा, ये हमारे कितने में रुपीज़ में आ रहा है? टोटल कैश आ गया हमारे पास में, टोटल कैश इतना है। बट गिवन कैश क्या है बेटा? देखो यहाँ पे हम बाकी पोर्शन को यहाँ सोल्व करते हैं। बट गिवन क्या है बेटा? बट गिवन कैश क्या है बेटा? वो है 400 फिर कॉमा 000। ठीक है, शो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास में जो कैश निकल के आया वो है हमारा 400x, और ये कितना है हमारा 4,0 और फिर 3 0। तो x की वैल्यू जो आ गई बेटा 4 और ये 00 और ये फिर 000 डिवाइड में ये 400। तो कट करेंगे तो ये आ जाएगी बेटा हमारी 1000, यानी x की वैल्यू कितने आ जाएगी बेटा? 1000 आ गई। तो कितने नोट्स हैं पहले बेटा? तो हम बात करते हैं पहले जो नोट्स हैं हमारे रुपीज़ कितने के नोट है बेटा? रुपीज़ 100 नोट्स जो कितने हो गए? वो हो गए बेटा हमारे 2x है, 2x यानी 2 इंटू 1000, यानी हो गया, यानी 2000 नोट्स तो हमारे बेटा 100 के हैं। रुपीज़ दूसरा कौन सा था बेटा हमारा? 50 नोट्स जो हो गया वो हो गए हमारे कितने? 50 के नोट्स कितने बेटा हमारे पास में? 3x, यानी 3 इंटू 1000 यानी 3000 हो गए। और जो 10 रुपये के जो नोट्स हैं वो है हमारे 5x, तो ₹10 नोट्स जो हो गए वो हो गए 5x, यानी 5 इंटू 1000 ये हो गए हमारे 5000। तो ये नोटों की संख्या आ गई। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ₹100 नोट्स, एरो बना के लिख सकते हैं हम 2000, और कॉमा ₹50 नोट्स, हम एरो बना के लिख सकते हैं वो कितने हैं बेटा हमारे? 3000, और ₹10 नोट्स कितने हैं बेटा? वो है हमारे 5000। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन समझदार हो तरीके से करने का था, आप इसको बिल्कुल नोट कर सकते हो और बार बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी जो 15वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है ये रहा आपके सामने। वो कहता है बेटा, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5।
कहता है कि मैं मतलब हम मेरे पास में कोई भी है जो बात कर रहा है इस मामले में, तो कह रहा है कि मेरे पास में 1 के, 2 के और 5 के सिक्के के रूप में कुल जो अमाउंट यानी जो कुल मूल्य है वो 300 रुपये है। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, यानी जो 2 रुपये का जो सिक्का है इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। यानी कह रहा है कि जो 2 रुपये के सिक्के की जो संख्या है ना बेटा, वो 5 रुपये के सिक्के की संख्या से कितना ज़्यादा है, कितना 3 टाइम्स है। कह रहे थे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। कह रहा है यदि कुल सिक्कों की संख्या क्या हो, 160 हो, तो कह रहा है कि हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी। कह रहे तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या मेरे पास कितनी होगी। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं 5 के सिक्कों की संख्या। क्यों? क्योंकि 5 के सिक्के की संख्या को अगर हम एक्स कंसिडर करेंगे उससे 3 टाइम्स क्या है हमारे रुपीज़ किसके, 2 के कॉइन के सिक्कों की संख्या है। ठीक है, तो देखो भाई, लेट द नंबर ऑफ ₹5 coins equal to x, then number of ₹2 coins वो कितना है, उसका 3x हो जाएगा। टोटल कॉइन्स कितने दिए बेटा इन्होंने, टोटल कॉइन्स जो दिए इन्होंने 160। तो नंबर ऑफ जो बचा कौन सा, 1 रुपये का कॉइन बचा ना बेटा, तो टोटल में से हम इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपल है बेटा। तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने हो जाएंगे बेटा, वो 160 में से इन दोनों का सम यानी x प्लस 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 160 माइनस 3 और 1 4x आ गया। ठीक है बेटा, अब इनकी हम अमाउंट के बारे में बात करते हैं। द टोटल अमाउंट, क्योंकि इन्होंने अमाउंट ही दी हुई है। देखो बेटा इन्होंने अमाउंट कितनी दी है, 300 दी है अपनी तरफ से, तो हम तो देखें हमारी तरफ से कितनी बनेगी इन सिक्कों से। द टोटल अमाउंट ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन्स, तो कितनी होगी बेटा, तो टोटल अमाउंट जो होगी वो होगी, देखो 5 रुपये के जो कॉइन है वो x है, तो उसकी वैल्यू होगी 5 × x रुपीज़ में इतना हो जाएगा। ठीक है, और जो 2 के कॉइन है वो 3x है, 2 × 3x प्लस 1 रुपीज़ के जो कॉइन है वो कितने, 160 माइनस 4x। ठीक है, और ये जो अमाउंट दिए इन्होंने वो कितने के इक्वल दिए बेटा, 300 रुपीज़ के इक्वल दिए। ठीक है, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ इस गिवन इतनी, तो ये बराबर का निशान हटा देते हैं, यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे ये हो गया हमारा 5x और ये हो जाएगा हमारा 6x और ये 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। तो ये 5 और 6 11 और 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा हमारा 7x और ये 160 और इक्वल टू 300। तो इस 300 में से बेटा हम इसको 160 को उधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 300 माइनस 160। तो भैया 300 में से 160 घटाएंगे तो ये 140 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिवाइड में 7 यानी 30 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं बेटा कॉइन्स की, तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हो गए बेटा, 20 हो गए। दूसरा नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, तो वह है 3x यानी 3 × ये हो गए हमारे 60 कॉइन्स हो गए। और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स वो हो गए हमारे 160 माइनस कितना है बेटा 4x, यानी ये हो जाएंगे बेटा आपके 160 में से 4 गुणा
20, यानी 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 80 आ जाएंगे। ठीक है, और हम यूँ कह सकते हैं बेटा, दैट इज़ हम अगर ऑर्डरली लिखें, छोटे कॉइन से लिखें, तो ₹1 कॉइन्स कितने आ गए बेटा हमारे, वो आ गए हमारे 80, और ₹2 कॉइन्स आ गए हमारे, वो आ गए 2 के कॉइन आ गए हमारे 60, और ₹5 के जो कॉइन्स आ गए वो आ गए हमारे 20। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए बेटा हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। वो क्या कहता है बेटा, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25। कह रहा है कि जो आयोजक हैं ऐसे कंपटीशन के, यानी आपको पता है कि ऐसे कंपटीशन होते हैं विद्यालयों में, तो जो यानी निबंध के जो कंपटीशंस होते हैं, प्रतियोगिता होती है, तो उसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं यानी जो आयोजक हैं, उन्होंने डिसाइड करा है कि जो उसमें विजेता होगा उसको यानी विनर्स को कितने रुपए प्रोवाइड करे जाएंगे इनाम के रूप में, ₹100। लेकिन जो प्रतिभागी हैं यानी जो सिर्फ पार्टिसिपेंट हैं, उनको भी ये खाली हाथ नहीं भेजेंगे, उनको कितने रुपए देने का इन्होंने डिसाइड करा है, ₹25 देने का डिसाइड करा है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000। अब जो टोटल जो प्राइज़ है मनी जो देनी है इनको, वो ₹3000 देनी है। तो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ 63। कह रहा है अगर कुल 63 लोगों ने उसमें प्रतियोगिता में यानी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है, तो उनमें से जो विजेता है ना, उनकी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन कराता हूँ इसका। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹100 विनर इक्वल टू X है। ठीक है, द नंबर ऑफ, तो फिर वो क्या होंगे बेटा, द नंबर ऑफ ₹25 विनर, यानी जिन्होंने ₹25 का प्राइज जीता वो कितने होंगे। देखो टोटल तो 63 है, तो हम 63 में से इस X को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना ही आएगा। अब टोटल जो प्राइज़ मनी है बेटा, टोटल जो प्राइज़ है वो है कितना, 3000 में। बट हमारी तरफ से जो प्राइज़ बनेगा, टोटल प्राइज़ मनी कितनी बनेगी, प्राइज़ बनेगा वो बनेगा बेटा, कितने विनर है हमारे ₹100 वाले, वो हैं X, यानी 100 × X प्लस कितने विनर है जो ₹25 वाले हैं, तो 25 × 63 - X। तो ये हमारा ₹3000 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो टोटल प्राइज़ है ये इन रुपीज़ में ही है बेटा। ठीक है, तो ये रुपीज़ में ही है और ये भी रुपीज़ में गिवन है, तो यानी ये होना चाहिए 100X प्लस 25 और ये 63 - X इक्वल टू 3000। चलो बेटा बाकी कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं। तो ये आएगा बेटा आपका 100X प्लस, अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 की से, तो 25 या 75 का 5 आ जाएगा, और 7 हमारे पास में है, और 25 का 150 और ये 7, यानी ये हो गया 157, और माइनस में आ जाएगा आपका 25 की मल्टीप्लाई करेंगे X से तो 25X, और उधर है हमारा बेटा 3000, यही है। चलिए बेटा अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 75X, और इसको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं हमारे 3000 के पास में, तो ये वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ इसका छोटा सा सब्ट्रैक्शन कर देते हैं बेटा हम, तो हो जाएगा 1575, तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 2, और ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 4 और ये 1 बचेगा, तो ये हो गया हमारा 75X इक्वल टू 1425। तो जो X है वो कितना जाएगा बेटा, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 से कट करें पहले इसको, तो 5 से जाएगा ये 2 टाइम्स और बचेगा 4, फिर ये 8 टाइम
और फिर जाएगा ये 5 टाइम, और ये जाएगा 5 से 1, और फिर कितने टाइम जाएगा बेटा ये हमारा 5 टाइम। अब तो बेटा फिर दोबारा भी कट हो सकता है 5 से, तो 5 टाइम हो गया, और बचेगा कितना, तो ये हो गया 3 बचा, तो ये हो गया 7 टाइम, और ये रहा हमारा कितने टाइम बचेगा बेटा ये बचेगा 3 टाइम। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 1 और 2 यानी 9। तो ये आ गए बेटा हेंस नंबर ऑफ ₹100 प्राइज विनर जो थे वो आ गए 19। ठीक है बेटा, तो यानी जिन्होंने 100 रुपये का प्राइज़ जीता है उन विनरों की संख्या कितनी है, 19 है। ठीक है, अगर वो पूछता जिन्होंने 25 रुपये का प्राइज़ जीता है उनकी की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते थे 63 में से सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एग्ज़ाम के लिए रेडी रहें, तैयार रहें, प्रिपेयर रहें अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ में। जब तक आप स्टडी करें और अपना ध्यान रखें। चलिए बेटा।